हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि मतांतरित मुस्लिमों और ईसाइयों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र ने। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर भेदभाव के कारण हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम और ईसाई बने लोगों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि इसका कोई आकलन नहीं है कि मतांतरण करने वाले दलितों के लिए वहां भी उसी स्तर पर पिछड़ेपन है, यानी पिछड़ापन है। वैसे भी संबंधित राज्य सरकारें ऐसे वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत सुविधाएं देती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह हलफनामा एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर दायर की है। एनजीओ ने मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित समूहों को आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं देने की मांग की है, जबकि अनुसूचित जाति से जुड़े कई संगठनों ने ऐसी मांगों का विरोध किया है जिनमें भेदभाव के चलते हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बने दलितों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जे को दावेदारी की जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बीमारियों की पहचान होगी आसान, रिसर्च में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। देश के पहले इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर की शुरुआत के साथ लाइफ साइंस यानी जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की एक नई राह खुल गई है। यह डाटा सेंटर फरीदाबाद स्थित रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाटा सेंटर राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसे चिकित्सा शोध के लिए मील का पत्थर बताया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस केंद्र के जरिए 1 घंटे में ही किसी बीमारी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। भविष्य में कोविड महामारियों जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस तरह का डाटा सेंटर दुनिया के लिए मददगार हो सकता है। डाटा सेंटर वास्तव में लाइफ साइंस से संबंधित तमाम डाटा का संग्रह केंद्र है जो उनके शोध संस्थानों से मिलता है। इनके एक जगह एकीकरण की अब तक देश में सुविधा नहीं थी। अभी तक यूरोप और अमेरिका में ही इस तरह के डाटा बैंक की सुविधा उपलब्ध थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। कुछ देशों को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत ऐसी विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता है जहां कुछ देशों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा वास्तव में सामूहिक उद्यम बन जाती है तो सभी के लिए फायदेमंद वैश्विक व्यवस्था बनाने की संभावना तलाशी जा सकती है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने साइबर हमलों और सूचना युद्ध जैसे गंभीर खतरों से विश्व समुदाय को आगाह किया है और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सूचना युद्ध राजनीतिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया में फेक न्यूज और घृणा से जुड़े पोस्ट पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इंटरनेट मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संगठित इस्तेमाल जनता की राय या अवधारणा बदलने में प्रयोग किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की यात्रा पर होंगे, जहां वे 17वें G20 देशों के शिखर सम्मेलन में बैठक में हिस्सा लेंगे। G20 की बाली में होने वाली यह शिखर बैठक काफी गहमा गहमी वाली होने की संभावना है। यूक्रेन संकट के बाद इस बैठक के 3 आयाम तय किए गए हैं: खाद्य व ऊर्जा संकट, स्वास्थ्य क्षेत्र और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अमेरिका व पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को घेरने की पूरी कोशिश होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ऐलान किया कि वह इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओसल्फ सोल समेत अन्य वैश्विक नेता बाली पहुंचने की पुष्टि कर चुके हैं। अमेरिका व इसके सहयोगी देशों की तरफ से मौजूदा ऊर्जा व खाद्य संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश होगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए तैयार होने लगी जमीन।
अलग अलग नियमों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा अब जल्द ही एक नियामक के दायरे में होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की दिशा में तेजी से पहल हुई है। अघोषित रूप से एक ट्रायल शुरू किया गया है जिसमें उच्च शिक्षा के दो बड़े नियामक पिछले 4 महीने से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही दोनों नियामकों के प्रमुख की जिम्मेदारी भी एक ही व्यक्ति को दी गई है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित आयोग से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इसकी तैयारी जोरों पर है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए हाल ही में जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है उससे उनमें भी पूरी उच्च शिक्षा को एक दायरे में रखा गया है। इसमें छात्रों को पसंद के विषय के चयन की छूट दी गई है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण सुधार के लिए $100 अरब की मदद पर भारत का जोर। पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देश विकसित देशों की ओर से वास्तविक सहयोग चाहते हैं। यह सहयोग पूर्व में निर्धारित 100 अरब प्रतिवर्ष का होना चाहिए। इससे पर्यावरण सुधार के तय लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। संपन्न देशों को चाहिए कि वे 2024 से पूर्व घोषित सहायता शुरू करें और संसाधन वितरित करें। यह बात गुरुवार को भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन यानी कि COP 27 में कही है। कोपेनहेगन में 2009 में हुए COP 15 में विकसित देशों ने पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब की सहायता देने की घोषणा की थी। यह सहायता 2020 से दी जानी थी, लेकिन 2022 बीतने के करीब है। अभी तक विकसित देश अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी का नतीजा है कि छोटे विकासशील देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बंद करने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पूर्वोत्तर में भारतीय रेलवे चीन सीमा तक बिछाएंगी पटरियां। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने पड़ोसी देश भूटान को जोड़ने के अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्यों की राजधानियों से चीन की सीमा तक पटरियों यानी रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे चीन सीमा पर भालुकपोंग से तवांग तक और सिलपाथर से अलोंग वाया बामे तक रेलवे लाइन का निर्माण करेगी। यह बनकर तैयार होने के बाद सामरिक महत्व की होगी, क्योंकि यह कम से कम समय में सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में इस नई रेलवे परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे जोरों पर है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी उपकरणों का प्रयोग पड़ा भारी, केंद्र ने सब्सिडी रोकी। मेक इन इंडिया के नाम पर चीन के कलपुर्जों के इस्तेमाल को सरकार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में चीन निर्मित आइटम का इस्तेमाल करने वाली 2 कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिकल और ओकिनावा की 370 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि सरकार ने रोक ली है। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों को अब सब्सिडी राशि मिलना मुश्किल दिख रहा है। सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। नेक्स्ट न्यूज है, ₹1 की गिरावट से $25 करोड़ बढ़ता है सॉफ्टवेयर निर्यात। SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि और रुपए के मूल्य में गिरावट से चालू खाता घाटा को बढ़ने से रोकने में सॉफ्टवेयर निर्यात और रेमिटेंस से मजबूत मदद मिल रही है। एक रिसर्च रिपोर्ट में बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि प्रत्येक ₹1 की गिरावट से देश का सॉफ्टवेयर निर्यात $25 करोड़ बढ़ता है। घोष ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में कैड GDP का 3.8% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन सेवा निर्यात और रेमिटेंस मजबूत रहने के चलते वास्तव में यह 2.8% रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी सेवा निर्यात और रेमिटेंस काफी मजबूत रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि अपनी GDP का 30% तक रहेगा राज्यों का कर्ज।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों का कर्ज उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मुकाबले 30 से 31% के ऊंचे स्तर पर रहेगा। यह आंकड़ा 2021-22 में 31.5% था। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व में मामूली वृद्धि और अपने साधनों से अत्यधिक कर्ज लेने के कारण राज्यों का कर्ज उच्च स्तर पर रहेगा। क्रिसिल का कहना है कि वित्त वर्ष 2016 और 20 के दौरान 25 से 30% की सीमा में रहने के बाद राज्यों का कर्ज वित्त वर्ष 2020-21 में 34% के स्तर को पार कर गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। अमेरिका ने डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन रेड वेव को रोका। अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बढ़त हासिल करके भी कुछ खास उत्साहित नहीं है। वहीं सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात से ही काफी प्रसन्न है कि वह विपक्ष की रेड वेव को रोकने में कामयाब रही है। अपनी पार्टी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से संतुष्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मतदान के जरिए अमेरिकी जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम लोकतंत्र के पर्याय हैं। हालांकि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन के बहुमत के करीब पहुंचना और सीनेट में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर संकेत देते हैं कि आगामी समय में बाइडेन को अपनी नीतियों को धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा। व्हाइट हाउस में लंबी प्रेस वार्ता के दौरान बाइडेन ने कहा वह अपनी नीतियों पर कायम रहेंगे जो अब तक सफल साबित हुई है। चीन से प्रतिस्पर्धा चाहता हूं, संघर्ष नहीं, बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह चीन से प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं। बाइडेन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 सम्मेलन से इतर अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बातचीत कर सकते हैं। बाइडेन ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा था कि मैं उसने यानी कि शी जिनपिंग कई बार मिल चुका हूं, यहां पर होना चाहिए उनसे। मैं प्रतिस्पर्धा चाहता हूं, संघर्ष नहीं। इसलिए बातचीत के दौरान मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं। इस बात को समझेंगे कि राष्ट्रपति जिनपिंग चीन के राष्ट्रीय हित के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये आज का 11 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।